अब ध्यान दो बच्चों इधर। अब एक छोटा सा फॉर्मूला बनाऊंगा मैं आपके सामने, पहले समझना है फिर बाद में कॉपी करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, यहां नंबर 1 पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। पहला स्टेप आपको याद रखना है, नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। इसके लिए करंट वाई माइनस पी वाई, करंट ईयर में से माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को, तो क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये बेटा आपका नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी, डिपेंड करता है। हम यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रांसफर टू, देखो टी एफ पूरा लिखूं, ट्रांसफर टू रिजर्व, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। ट्रांसफर टू रिजर्व, आपने कितना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया है। प्रोपोज्ड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने कितना डिविडेंड पे किया ड्यूरिंग द ईयर वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रपोज्ड डिविडेंड होता क्या है, बुक में एक लाइन देखो, ध्यान लिख देना। प्रपोज्ड डिविडेंड बोथ ऑन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर इन द एनुअल जर्नल मीटिंग। शेयर होल्डर ने मीटिंग बैठाई, मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया कि हम इतना डिविडेंड देंगे, इट इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा उसे हम, प्रपोज्ड डिविडेंड। कितना डिविडेंड आपने पे किया है, पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये वर्ड ध्यान देना, पेड, याद रहेगा। प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो प्रपोज्ड या फाइनल डिविडेंड। इसके अलावा हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आपने कितना टैक्स प्रोविजन बना रखा है, आपको देना है ड्यूरिंग द ईयर। करंट ईयर का प्रॉफिट टैक्सेशन कितना देना है, इट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब आप कहोगे सर प्रपोज डिविडेंड क्या है और इंटरिम डिविडेंड क्या है, बेटा इसके बारे में तो डिस्कस हमने कर लिया। प्रपोज मतलब शेयर होल्डर ने एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया कि कितना डिविडेंड हमें डिक्लेयर पे करना है, इट इज कॉल्ड प्रपोज डिविडेंड, जो हमने पे किया। इंटरिम डिविडेंड इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड एंड पेड विद इन 7 days it being declared, it is added to the determined net profit before tax and extraordinary items। देखो ये जो डिक्लेयर किया जाता है इंटरिम डिविडेंड, वो हमें विद इन 7 days के अंदर पे करना होता है। कितना आपने इंटरिम डिविडेंड दिया हम इसे ऐड कर देंगे, समझ रहे। या इंटरिम डिविडेंड जैसे लाइक किसी खास ओकेशन वगैरह पे दिया जाता है, हम उसके लिए पे करेंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया, इंटरिम डिविडेंड हो गया, लास्ट में क्या लिखेंगे, कितना हो गया, 1 2 3 4, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वगैरह भी हो सकता है। देखो मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा भी नहीं, ये बीकॉम लेवल पे मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड टू एक्सपेंसेस, डेबिटेड एज एक्सपेंसेस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने स्टार लगा दिया, इसको बेशक लिखना ही मत, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपको कितने याद करने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इन सबको अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्सेशन, देखो क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बिफोर टैक्स एंड। अब ना आप देखो ये जो पार्ट था यहाँ तक जो कैलकुलेशन थी ना वो आप वर्किंग नोट में कर सकते हो, इतना पार्ट वर्किंग नोट बना लो, फिर क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम यहाँ लिख दो। नहीं तो सिंपल वे में जैसे मैं बता रहा हूँ आप स्टार्टिंग से करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, समझ में आया। या तो इसका वर्किंग नोट बना कर अलग से शो कर दो या यही शो कर सकते हो, दोनों में आपको नंबर मिलेंगे, कहीं नंबर कटने वाले नहीं है। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आने के बाद आगे का फॉर्मेट यहाँ ध्यान दो, उसमें मैं ऐड करूँगा, ये इसी के नीचे का पार्ट है जहाँ तक जो आंसर आ चुका है उसका आगे का पार्ट। तो समझना नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखो ये कुछ खर्चे हमारे ऐसे होते हैं जिनका पैसा हम पे नहीं करते, नॉन कैश। जैसे सपोज डेप्रिसिएशन, आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दिया 10,000 रुपये, क्या डेप्रिसिएशन आपने किसी को दिया, पे किया? नहीं। वो कैसा खर्चा आता है? नॉन कैश। खर्चे तो होते हैं लेकिन रियल में वो किसी को पे नहीं होते, वो पैसा अपने पास ही रहता है। तो जब हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया था तो हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को माइनस, और अब क्या करने वाले हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। और बताइए ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जिसका बिजनेस ऑपरेशन से कोई लिंक नहीं है। एग्जांपल देखो, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन का होना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का होना, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब क्या है बेटा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो एक और है राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन पे करना, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये तीनों चीजें कैसे होती जा रही है, अमोर्टाइज, अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइज्ड लिख दो, ठीक है। मतलब क्या होता है, देखो अमोर्टाइजेशन मतलब होता क्या है, अब जैसे फिक्स एसेट्स है उन पर तो डेप्रिसिएशन लगता है, वैल्यू कम हो जाएगी, आप जितना उसे यूज़ करोगे, यूज़ करते हो वैल्यू कम होती है। लेकिन जो गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, इनकी वैल्यू कम होना क्या कहलाता है, अमोर्टाइजेशन कहलाता है, ठीक है। ये आपने क्या लिखा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखो इसी तरह कुछ हमारी इनकम्स भी होती है जो नॉन ऑपरेटिंग, जिसका बिजनेस से कोई लिंक नहीं है। सपोज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इंटरेस्ट इनकम, देखो इंटरेस्ट मिलना क्या हमारा बिजनेस से लिंक है क्या? वो तो मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, वहां से पैसा आ रहा है, उसका बिजनेस ऑपरेशन से कोई लिंक नहीं है। तो ये जो पैसा मैंने वहां पे ऐड किया था प्रॉफिट एंड लॉस में, अब क्या करने वाला हूँ, लेस। बात समझना ध्यान से। इंटरेस्ट इनकम, बुक में एक और आइटम देखो, डिविडेंड इनकम, और इसके अलावा बेटा रेंटल इनकम एटसेट्रा, जो भी एक आध आइटम और होंगे प्रॉफिट में लिख दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इनको माइनस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बिल्कुल ऑपरेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। कोई डाउट यहां तक? पहले कॉपी करो इधर का। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये फाइंड हो चुका है। इसके आगे का स्टेप पे ध्यान देना, इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन सीए एंड इंक्रीज इन सीएल। करंट एसेट्स का कम होना और करंट लायबिलिटी का बढ़ना ऐड किया जाएगा।
अब करंट असेट्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको सब कुछ मैं बता चुका हूँ। कैश, कैश एंड कैश को हटा दो, वो तो बात की बात है। स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड हो गया, और बताइए ट्रेड पेबल्स तो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स में। तो जितने भी हमें करंट असेट्स हैं उसे क्या बोलेंगे हम, करंट असेट्स में आ जाएंगे। जैसे डेटर्स का होना, बीआर का होना, प्रीपेड का होना, ये सब किस में आता है बेटा, करंट असेट में। और करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स का होना, बिल्स पेबल का होना, ये सब किस में आता है, करंट लायबिलिटी में होता है। ये वो आइटम्स बुक में दे रखे होंगे, अब ध्यान देना। इसके बाद हम लेस करेंगे इंक्रीज इन सीए और डिक्रीज इन सीएल। करंट असेट्स का बढ़ना और करंट लायबिलिटी का घटना इधर आएगा, समझ में आ रहा है। इतना करने के बाद इसे हम क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड कैश जनरेशन, कैश जनरेटेड लिख दो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और लास्ट में माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, ठीक है। कितना आपने इनकम टैक्स दिया है, ये फाइनल आंसर आएगा। कैश अब फ्लो है कि इनफ्लो, आउटफ्लो चेक करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो ये पूरा एक पार्ट था केवल वन का। अब हम क्या बनाएंगे इसके नीचे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ने आपको बताया था असेट्स का खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, असेट्स का बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो भी बात होगी वो नॉन करंट असेट्स से बात करनी है, करंट असेट्स की बात नहीं करनी है। नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, कुछ भी हो, उनकी बात यहाँ की जाती है, याद रहेगा। एक बात बताओ, मैंने लिखा परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, असेट्स खरीदा है, तो देखो असेट्स आएगा और कैश, जैसे कैश जाएगा तो नेगेटिव। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा जाएगा। सेल ऑफ फिक्स असेट्स, पैसा आएगा। देखो आपने सामान बेच, असेट्स बेचा है, असेट्स जा रहा है और आ क्या रहा है, कैश आ रहा है। परचेज ऑफ गुडविल, ये भी इसी में ही है, गुडविल का खरीदना। कोई डाउट, इसके अलावा जो भी एक दो आइटम होगा वो भी यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। इधर कॉपी किया सबने, इसे नोट करो। पहले स्टार्टिंग में जो भी सीखा था ऑपरेटिंग था, ये छोटा सा पार्ट इन्वेस्टिंग था, और लास्ट में छोटा सा पार्ट बनने वाला है फाइनेंशियल का। दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स। एक बात होता बेटा, जब हम शेयर्स इशू करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे, तो पैसा आएगा कि जाएगा, शेयर्स गए और पैसा आया तो पॉजिटिव। रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स की पेमेंट कर दी, क्या होगा, पैसा जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट जा रहा है, पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, वेरी गुड। और बताओ, शेयर्स का इशू करना, डिवेंचर्स का इशू करना, इसके अलावा क्या हो सकता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। तो डिविडेंड पे कर रहे हो, पैसा जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड इधर ही आएगा। पेमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, आपने शेयर्स इशू किया, पेमेंट दिया, नेगेटिव साइड। पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, नेगेटिव साइड, पैसा जा रहा है।
जो भी पैसा आएगा पॉजिटिव, जितना भी पैसा जाएगा सब कैसा आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि पैसा जा रहा है। अब देखो लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, अब समझना, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये डाउट ना बच्चों का हमेशा रहता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको ना करंट असेट करंट लायबिलिटी में शो होता है। कहाँ दे रखा होता है? करंट लायबिलिटी में। अब आपने कहा कि सर करंट लायबिलिटी का आइटम है तो यहाँ पे क्यों आ रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको करंट लायबिलिटी में ट्रीट नहीं करना है। समझ में आई बात? क्या कहने वाला हूँ मैं? यहाँ जो मैंने लिखा ना करंट लायबिलिटी का बढ़ना घटना, यहाँ पर हम बैंक ओवरड्राफ्ट को देखेंगे नहीं, कुछ नहीं देखना है। और अगर हमने जो करंट असेट्स की बात करी है उसमें हम कैश को नहीं देखेंगे। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, अभी बात की बात है, अभी हम वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सस्पेंस है आपके लिए। क्या बताने वाला हूँ कि मैं आपको कि अभी तो क्या इतना ध्यान दो कि बैंक ओवरड्राफ्ट को हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, ठीक है। उसको हम कहाँ देखने वाले हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटी में देखेंगे। मैंने क्या लिखा है? इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। सपोज स्टार्टिंग में आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट था 1 लाख, ठीक है, और एंडिंग में आते आते आपके पास हो गया 1.5 लाख। कहना तो क्या है कि आपने बैंक से 50,000 रुपये और उधार लिया है। यस या नो? पहले ओवरड्राफ्ट 1 लाख, अब कितना हो गया? 1.5 लाख। 50,000 आपने और लिया है ना, तो जब 50,000 आपने और लिया है तो कैसा शो होगा? पॉजिटिव। एक तरह से आपने कर्जा लिया है बैंक से। क्या लिया है? एक मैं यहाँ पर लाइन और लिख दूँ, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक से लोन लोगे बेटा तब भी पैसा आएगा। समझ में आया? और यहाँ पर वो डिक्रीज लिख दूँ, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा इसका मतलब मैंने पेमेंट कर दी है, ठीक है, और जब पैसा जा रहा है तो कैसा शो होगा? नेगेटिव में। इन सबको सॉल्व ऐड लेस करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? कैश फ्लो। देखो आपको पहले टोटलिंग ऐसे करनी है, यहाँ पर टोटलिंग करने के बाद जो आंसर आएगा उसे कहाँ लिख दोगे आप? इस जगह, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। इतना समझ में आया कैसे किया? अब हम क्या करने वाले हैं? इन तीनों एक्टिविटी को ऐड करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले नोट करो इधर का, एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये फर्स्ट मतलब समझते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड का इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल को जो भी ऐड करके आएगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बेटा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग का जितना भी कैश था वो लिखा जाएगा, कैश इन हैंड लिख देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। या तो पैसे का अमाउंट अंदर लिखो, पहले तो बैंक का अमाउंट जितना भी होगा उसे भी ध्यान लिख देंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और लास्ट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लिख दो, चाहे इन्वेस्टमेंट लिख दो, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। इन चारों को ऐड करके यहां लिखेंगे बाहर, फाइनल क्लोज कर देंगे। स्टेप देखो, तीनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उसमें हम क्या ऐड करेंगे? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या क्या होता है? कैश इन हैंड, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। ये वाला जो आंसर है ना आपका, ये किससे मैच होना चाहिए? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच होना चाहिए। अब क्लोजिंग कैश में भी सेम चार बातों को देखेंगे, कैश इन हैंड, कितना पैसा साल के रास्ते में था, बैंक कितना पैसा बैंक में है लास्ट में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। क्लियर है? तो ये वाला जो अमाउंट है आपके इस वाले अमाउंट के इक्वल आ गया तो समझ जाना आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। क्या बताया मैंने? ये वाला अमाउंट और इस वाला अमाउंट क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा इक्वल आ गया तो आपने पूरा कैश फ्लो ठीक किया, कोई गलती नहीं है। और अगर यहाँ गलती आ गई ना तो हम समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक आपने
कर दिए। तो ये बच्चों आपका फॉर्मेट था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसके बाद मैं कुछ इसका बेसिक बताऊंगा, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट हो तो कैसे सेट करेंगे। तो वो बातें बाद में, पहले से कॉपी करो।